हेडिंग लगाओ आर्गन। इन कईयों के तो बताओ मौज क्या होगी साइंस वाली क्लास में, शाम को यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, बोलो वहां से कर लेंगे, नो टेंशन है बोलो। पहले कोचिंग वालों को फोन करना पड़ता था, लाइव डालो रे, लाइव करो रे, लाइव करो। अब लाइव की टेंशन ही नहीं है, पता है ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी शाम को। आर्गन के यूज बताओ रे, अब तक जितने पढ़ के आगे वो यूज बताओ सारे के सारे। पहला, विद्युत बल्ब। ओके। और इसके साथ एक और बताया था, रेफ्रिजरेटर में कब से आने लग गई। सीएफएल किसमें होता है, सीएफएल। इसके अलावा आर्क वेल्डिंग, किसमें, आर्क वेल्डिंग। देखो रे, ध्यान रखना, ये जो आर्क की वेल्डिंग होती है ना, इसमें तीन तीन चीजें एक साथ काम आती हैं। पहला आर्गन गैस प्लस नाइट्रोजन प्लस O2, ये तीनों एक साथ जब उपस्थित होंगे तब क्या होगी, आपकी आर्क वेल्डिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, अब तक आप नाइट्रोजन पढ़ के आए थे, कौन से वर्ग में आई थी नाइट्रोजन, आपको याद हो तो। N2 नाइट्रोजन कौन से वर्ग में आई थी, हैं, 15 में। किस में आई थी, 15 में। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे गिन लिया करो, 12 से शुरू होते हैं पी ब्लॉक वाले, 18 पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे गिन लिया करो, यदि ऐसे याद नहीं होता तो अंगुलियों पे कर लिया करो। ठीक है। अब देखो, जो ये नाइट्रोजन गैस थी ये कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। ठीक है, तो गैसों के मामले में ये किस नंबर पे थी, एक नंबर में। कहां पर, वायुमंडल में। वायुमंडल में जो गैसीय समीकरण है उसमें कितने नंबर पे थी ये, एक नंबर पे। ठीक है, मात्रा कितनी थी इसकी, 78%। दो नंबर पे कौन आई थी, इसके आगे वाला परिवार O2। दो नंबर में से आगे वाला 16 नंबर ग्रुप में कौन आई थी, O2। ठीक है, अब देखो इसकी मात्रा कितनी थी रे, 21%। जैसे ही 78 से ये 21 आई, बहुत बड़ा गैप आ गया ना। अब देखना 21 से सीधा ये ऑर्गन है ना, ये आती है 0.94 पे। 0.94 तीसरा सबसे बड़ा गैस तत्व है वायुमंडल का, बीच में कोई नहीं है। एक नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन, मात्रा 78%। दो नंबर पे ऑक्सीजन, मात्रा 21%। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, आर्गन। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि वायुमंडलीय में, अपने दिमाग में रह जाता है कि भाई तीसरा सबसे बड़ा तत्व है। अपन क्या सोचते हैं कि यार परसेंटेज में एक दो तो होगी ही होगी। ठीक है, तब वहां आंसर गलत होते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ आपको 1% पक्का देगा वो, और वो 1% वहां गलत होगा। अर्थात कितनी है, 0.94%। और तीसरा सबसे बड़ा तत्व है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, अक्रिय गैसों में एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में क्या पाई जाती है, पाई जाती है। बाकी आगे रेडोन आएगी, वो वायुमंडल में पाई नहीं जाएगी। रेडोन कहाँ पाई जाती है, धरती के अंदर पाई जाती है। जिसी कारण देखो जब भूकंप आता है ना, तो रेडोन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो लिखो इसके 4 पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, लिखना तीसरा सबसे बड़ा तत्व है, तीसरा सबसे बड़ा गैसीय तत्व है, तीसरा सबसे बड़ा गैसीय तत्व है। और वातावरण में, और वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, और वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, सेकंड उपयोग लिखो इसका, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग। अरे वेल्डिंग नहीं होती, अपन जुड़वा के लाते हैं, उसी का कोई प्रकार है दूसरा, आर्क वेल्डिंग।
आर्क वेल्डिंग के कोष्टक में लिख देना, इसमें आर्गन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन साथ में काम में ली जाती है। लिखा हुआ है आपकी लाइन में वहां इंग्लिश में पहले से ही। आर्गन प्लस N2 प्लस O2 तीनों गैस क्या, ध्यान रखना रे। देखो ऐसे मत सोचना कि वायुमंडल में दोनों उपस्थित हैं तो साथ में काम में ले लीजिए ना। वेल्डिंग के टाइम पे आपने सिलेंडर देखे ना, ठीक है, वो सिलेंडर में एक में किसी क्या भरी हुई होगी आर्गन, एक में क्या भरी हुई होगी नाइट्रोजन, और दूसरे में क्या भरी हुई होगी ऑक्सीजन। ठीक है, आपने तीन चीजें देखी होंगी आजकल। वेल्डिंग के दो तीन तरीके होते हैं। वेल्डिंग से काटा भी जाता है, जोड़ा भी जाता है। कईयों के दिमाग में ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि वो जोड़ने का ही काम करती है अकेली, काटने का भी काम ही करती है। जो गैस से कटर होता है वो भी एक तरीका का क्या होता है, वेल्डिंग होता है। और गैस से वेल्डिंग भी क्या होती है, वेल्डिंग ही होती है। वो भी जोड़ने का भी काम में करती है और काटने का भी काम में करती है। ठीक है, जब भी काटने का काम में लेंगे ना तब नाइट्रोजन को लेके आ जाएंगे। ये सिर्फ काटने वाले काम में प्रयुक्त होती है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक वैसे ही रहती है। ठीक है, दो वहां देखना आपको तो दो सिलेंडर मिलेंगे। ठीक है, मुख्य दो सिलेंडर मिलते हैं ना। जो सिलेंडर बड़े वाला होता है वो मुख्यतः किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, और दूसरा किसका होता है, अरे ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, अगला उपयोग लिखो विद्युत बल्ब में। थर्ड उपयोग विद्युत बल्ब में। और चौथा उपयोग लिख दो CFL में। CFL CFL का नाम बताओगे रे, हैं? अरे CFL है, मैं बता के आया हूँ फिजिक्स में। मैं फिजिक्स में बता के आया हूँ। सी का सी का कंप्रेस्ड। ऐप का बताओ बस, सबसे बड़ा खेल ऐप का ये इसमें। एल का लाइट है, एल का लाइट है, सी का कंप्रेस्ड है, ऐप का बता दो। और ये मैंने आपको एक दिन एग्जाम्पल हो तो मैंने इस लाइट का एग्जाम्पल देके आपको बताया भी था, फ्लोरेसेंट है। क्या बताया था, फ्लोरेसेंट। इसका इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि अपन बोलना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें कि जैसे आर्गन तो भर रहे हैं CFL में, CFL में आर्गन के साथ एक चीज और भरी जाती है। जैसे विद्युत बल्ब में अपन सिर्फ आर्गन गैस भरते हैं और कुछ नहीं भरते। ठीक है, इसमें क्या भरते हैं, अरे पारा। इसी कारण ये कौन सी लाइट देता है अपने को, सफेद लाइट देता है। ठीक है, ये बात आपको मैंने फिजिक्स में बताई थी, तो इसे कोष्टक में लिख देना, पारा साथ में भरा जाता है। CFL कोष्टक में लिख दो, पारा साथ में भरा जाता है। अगली हेडिंग लगाओ रे, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन के उपयोग बताओ रे। क्रिप्टॉन के उपयोग अब तुम्हारे आए नहीं तो तुम लोगों ने पढ़े नहीं है। पहला, विसर्जन नलिका। पहला उपयोग लिख दो रे, विसर्जन नलिका। जानते हो रे, विसर्जन नलिका। अब इतना हिंट दे दो, आपने सबने देख रखी है।
और इतना ज्यादा कहाँ काम में लेते हो, फिर पता लगा लेना। शादी ब्याह होते हैं तब काम में लेते हैं, कोई भी त्योहार आते हैं तब काम में लेते हैं। शादी ब्याह में काम लेते हैं, अपने त्योहार आते हैं तब काम में लेते हैं। पाइप देखिए, कौन सी पाइप, लाइटिंग वाली, उसी का दूसरा नाम क्या है, विसर्जन नली का। यदि आपको किसी पाइप में किस विद्युत प्रवाह करके क्या करनी, उत्पन्न करनी है रे, रोशनी उत्पन्न करनी है, ठीक है, लाइटिंग उत्पन्न करनी है, तो आपको दो गैसें चाहिएंगी चाहिएंगी। या तो आपको क्या चाहिए रे, क्रिप्टॉन, या मैं आपको जो शनिवार के लिखा गया था एक और, नियोन, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था नियोन चिन्ह। और ये नियोन चिन्ह ढूंढा रे आपने, नहीं मिला, मैं कल आपको ढूंढ के मैं देता हूं। नियोन लैंप मिल गई, ठीक है। ये दो चीजें आपको पहले आई हुई हैं आपके फिजिक्स में, आप ढूंढोगे आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। दूसरा देखो रे, रनवे की लाइट नहीं आती, रनवे, कौन सा रनवे, जहाँ हवाई जहाज लैंड करते हैं तो वहां वो रनवे वाली लाइट झप झप करती रहती है ना, ठीक है। वो रनवे की लाइट में क्या क्या कौन सी गैस चलाई जाती है साथ में, क्रिप्टॉन चलाई जाती है। देखो रे, ये दो गैसों की एक खासियत है, यदि आपने इनमें तो कुछ इनको किसी नलिका में भर दिया और उसमें विद्युत का प्रवाह कर दिया, तो ये दोनों क्या होती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। और चमक इतनी अत्यधिक होती है कि उनको दूर से देखने पे आपको क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। इसी कारण आप देखना रे, कई जो लाइटें होती हैं, जो लाइटिंग अपन करते हैं, ठीक है, वैसे उस घर की लाइटिंग आपको ज्यादा खास नहीं दिखेगी, लेकिन आप शादी ब्याह में जब लाइटिंग कर देते हो, ठीक है, तो वो आपको दूर से ही दिखने लग जाती हैं, ठीक है। वो टिम टिम करने वाली दिखती नहीं है दूर तक, ठीक है, लेकिन जो आप वो पाइपिंग के द्वारा करते हो ना, वो आपको दूर तक दिखाई देती है, क्योंकि वो किसके द्वारा उत्पन्न की जा रही है रे, क्रिप्टॉन या नियोन के द्वारा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। कभी उस पाइप को तोड़ के देखना आप, उसको जो ही आप तोड़ोगे ना, तो उसमें एक गैस किसी हल्की से ऐसा आपको लगेगा जैसे कोई गैस निकल गई हो, ठीक है, वैसा आपको रिसाव दिखेगा इसमें, ठीक है। तो पहला उपयोग लिखो विसर्जन नलिका में, दूसरा लिख दो हवाई जहाज के रनवे पर, हवाई जहाज क्या, हवाई अड्डे के रनवे पर, हवाई अड्डे के रनवे पर। थर्ड उपयोग लिख दो नियोन के साथ विज्ञापन बोर्डों में, नियोन के साथ विज्ञापन बोर्डों में। नियोन के साथ विज्ञापन बोर्डों में। थर्ड हेडिंग लगाओ रे, जेनोन, जेनोन। इसको स्टेंजर गैस भी कहते हैं रे। और ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि अक्रिय गैसों में स्टेंजर गैस किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार सुन लो इसको, थोड़ा समझ लो, इसकी कहानी थोड़ी सी बाकी सारी गैसों से अलग है, ठीक है। स्टेंजर गैस कहने का कारण है इसको, अभी तक आप क्या पढ़ के आए हो, अपन क्या बोलते हैं अक्रिय गैसों का ग्रुप जब पढ़ते हैं, पहला पॉइंट ये होता है कि ये गैसें किसी के साथ यौगिक नहीं बनाती, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया नहीं करती, यहाँ आके फेल हो जाते हैं। ये अभिक्रिया करती है रे, किसके साथ, O2 और N2, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ क्या करती है, ये अभिक्रिया करती है, यौगिक बनाती है, ठीक है। इसी कारण इसको कौन सी गैस कहते हैं रे, स्टेंजर गैस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरी अक्रिय गैसों में कोई गैस ऐसी नहीं है जो क्या बना देगी रे, यौगिक बना देगी। इसका उपयोग करते हैं, बताऊं कहां पे रे, जहां जो फोटोग्राफी मशीन जल्दी कार्य करती हैं, ठीक है, जहां फोटोग्राफी क्या की जाती है जल्दी, जो बड़ी वाली मशीनें नहीं होती जो अत्यधिक वेग से चलती हैं, ठीक है, वहां जहां सेकंडों के हिसाब से फोटोकॉपी अनगिनत निकलती हैं, वहां यानी उच्च वेग ये फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है रे, जेनोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका एक जगह उपयोग और किया जाता है रे, अचेतन में बेहोश करने के लिए किसी को भी, अचेतन यानी शून्य अवस्था में लाने, यदि आप किसी को शून्य अवस्था में लाना चाहते हो ना, अचेतन, अचेतन का दो देखो रे,
दो चीजें होती हैं, और अचेतन शून्य। ये दोनों एक ही चीज हैं, पहले तो ये बताओ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ पहले मेरे को, हैं? Cl CH, ये नाम क्लोरो, फ्लोरो कहाँ है इसमें? तेरे को एक बात बताऊं, तेरा सिलेक्शन हो सकता है लेकिन तू ऐसे चलता रहा ना, दूर दूर तक नहीं होगा। तू भागा कर मत, पहले समझ लिया अगर कि आप पूछना क्या जा रहा है अगला। तू है ना जल्दीबाजी की वजह से तेरे 5-7 क्वेश्चन गलत कर देगा। पेपर में टाइम मिलता है। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो जिसका दूसरा नाम क्या है रे? इसका औद्योगिक नाम फ्रियोन। क्या नाम है इसका औद्योगिक? फ्रियोन। ठीक है, और इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है रे? ट्राइक्लोरोमीथेन। वैसे इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये है ना ये क्लोरोफॉर्म, ये जो कार्य करेगा वो कौन सा है रे? बेहोशी वाला है। ठीक है, अचेतन या शून्य अवस्था, यानी एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि कोमा अवस्था। यदि किसी कोमा अवस्था लानी है ना तो दो गैसों को पकड़ के ले आओ, या तो इसको, ये कर देगी अपना काम। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक गैस और बताई थी, यदि आपको याद हो तो कभी। एक बार मैंने एक कहा था यदि किसी व्यक्ति को निपटाना हो या परमानेंट उसका ब्रेन डेड करना हो तो आप उसको एक गैस सुंघा दीजिए, उसका काम हो जाएगा। याद आ रही है कोई? कभी मैंने ब्रेन डेड की बात की थी। इस गैस के साथ बताई थी, अब तेरे हिंट दे देता हूं। कौन सी गैस बता रहे हो? नहीं, अमोनिया नहीं। इस गैस के साथ मैंने गैस बताई थी, CO2 के साथ। इसी की बहन है दूसरी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आप किसी को भी सुंघवा दो रे, उसका काम ब्रेन डेड हो जाएगा वो। ठीक है, और जिसका ब्रेन डेड हो जाता है ना एक बार, उसकी पूरी बॉडी रेस्पॉन्स कर सकती है कभी भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रेन रेस्पॉन्स करे ही। ठीक है, इसी कारण जिस व्यक्ति के ब्रेन डेड हो जाते हैं उसके डॉक्टर अंग दान कर देते हैं। लास्ट में सो ये कह देते हैं कि भाई इसको मार दिया जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी कंडीशन है जहां ब्रेन डेड, जिसमें अपने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अथॉरिटी है कि आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हो रे? मार सकते हो। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को मरने का इंजेक्शन दो। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तीनों दोनों कंडीशन अलग अलग है। किसी, यानी देखो अचेतन अवस्था वो होती है कि जिस व्यक्ति को आप उठाना नहीं चाहते अब इसको। ठीक है, और ये कि कुछ समय बाद में ये उड़ जाए वापिस। ठीक है, तो ये कौन से, यहाँ कौन से किसको काम में लेते हैं? क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, आजकल तो क्लोरोफॉर्म भी बंद कर दिया है क्योंकि इसके मिस यूज ज्यादा होने लग गए। ठीक है, जो ये किडनैपिंग विडनैपिंग होती है वहां ज्यादा काम में करने लग गए इसका, तो ये क्लोरोफॉर्म आजकल बंद कर दिया। क्लोरोफॉर्म आजकल सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में लगभग एक हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, वो है आगरा पागलखाना मेंटल हॉस्पिटल में। इसके अलावा कहीं नहीं हो, लगभग कहीं नहीं सप्लाई है। कोई इमरजेंसी केस हो तो सप्लाई हो सकती है, इसके अलावा सप्लाई बंद कर दी गई है इसकी। जैसे एक गैस आया करती, एक जुकाम वाली वो दवाई आया करती थी, कोरेक्स। ठीक है, कोरेक्स आज आप मेडिकल में पहले ऐसे ही मिल जाती थी, आप जाओ जाके बोल दो कोरेक्स दे दो रे। आज के दिन मेडिकल पे कोरेक्स आपको बिना डॉक्टर की अनुमति के, अथॉरिटी के नहीं मिलती है, क्योंकि कोरेक्स का क्या करने लगे लोग? नशा करने लग गए। और कोरेक्स का नशा होता भी जबरदस्त है। कईयों को मैंने किए हुए देखा है, जबरदस्त नशा करते हैं लोग। नशा ऐसे ऐसे करते हैं, आपने कभी छिपकली तो नहीं खाई ना नशे के तौर पर? नहीं खाई ना? मैंने एक महानुभाव ऐसा देखा है,
जिसने तवे के ऊपर छिपकली को भूना और खा गया। क्योंकि छिपकली का जो जहर होता है ना, पॉइजन, आपको पता होता, अभी देखो ये है ना एक, ये एलविस यादव, जिसके फॉलोवर बने हुए घूमते हैं पूरी दुनिया वाले, जो देश की जितनी गंदगी है ना उनके सबको फॉलोवर मिल जाएंगे आपको। देश की जितनी बड़ी गंदगियां होती है ना उनके फॉलोवर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वो आदमी अभी वो सांप वाले केस में पकड़ा गया था। पॉइजन है ना, पॉइजन, पॉइजन नशे का कार्य करता है रे। पॉइजन को यदि सही तरीके से खुराक में लिया जाए ना तो नशे का कार्य करता है। जैसे पहले विष कन्याएं नहीं हुआ करती थी राजा महाराजाओं के टाइम पे, राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए विष कन्याएं बनाई जाती थी। यानी वो ऐसी लड़की जिसका जब जन्म हुआ उसी टाइम से उसको खाने में जहर दिया जाता था शुरू से ही। एक समय के बाद में यदि उसने किसी को काट भी दिया ना तो अगला मर जाएगा। ठीक है, तो जहर मारता ही नहीं, जहर नशे का भी कार्य करता है। तो जैनोन में लिखो रे पहला पॉइंट अपना, लिख देना, एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस जो यौगिक बनाती है, एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस जो यौगिक बनाती है, इसी कारण इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसी कारण इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला पॉइंट, यह गैस O2 तथा N2, यह गैस O2 तथा N2, O2 का अर्थ ऑक्सीजन और N2 का नाइट्रोजन, यह गैस O2 तथा N2 के साथ यौगिक बनाती है, O2 तथा N2 के साथ यौगिक बनाती है। अगला पॉइंट, इसका उपयोग अचेतन सुनने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग अचेतन सुनने के लिए किया जाता है। अगला उपयोग लिख दो, उच्च वेगीय, हाई वेलोसिटी, उच्च वेगीय फोटोग्राफी, उच्च वेगीय फोटोग्राफी के लिए, आपने लिख दी है लाइन, फर्स्ट लाइन थी ये, उच्च वेगीय फोटोग्राफी के लिए विद्युत चमक नली में, विद्युत चमक नली में, अरे आपने सबने देख रखी है नली, तो आपने कभी फोटोकॉपी कराने गए हो, वो एक ब्लू कलर की लाइट निकलती रहती है। ठीक है, तो कभी फोटोकॉपी को है ना, उसको तो ऊपर उठा लो और फोटोकॉपी मशीन को चालू कर दो। चालू करने के बाद में जो वो लाइटिंग आती है ना, जो एक, तो उसके ध्यान रखना, जो ही आप उसको बटन को दबाते हो ना तो वहां एक लाइट लगी होती है नीचे, वो चमक चालू हो जाती है, उसी उसी को बोलते हैं विद्युत चमक नली। ठीक है, तो जो वैसे मुख्यतः जो आती हैं फोटोग्राफी वाली मशीनें, उसमें निरियन को काम में लेते हैं अपन, नियोन को। ठीक है, लेकिन आपको उच्च वेगीय फोटोग्राफी करवानी है, जल्दी फोटोग्राफी कराने जाते हो आप। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, नियोन है ना, नियोन यदि जल्दी वाली में आपने काम में ले ली तो आपकी जो फोटोग्राफी करा रहे थे वो क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, आपको क्लियर फोटोग्राफी चाहिए तो वहां किसका प्रयोग करते हैं अपन, जेनोन का प्रयोग करते हैं। इसका एक उपयोग मैं आपको लिखा के आ गया शायद, इसका एक उपयोग लास्ट लिख दो, गाड़ी की हेडलाइट में। आप कभी गाड़ी की हेडलाइट फोड़ के देखना रे, तब आपको पता चल जाएगा एक गैस निकलेगी उससे। पैसे इंश्योरेंस है ना। देखो होता क्या है, जैसे गाड़ी एक साइड से ठुकती है तो एक हेडलाइट फूटती है ना, तो ध्यान रखना कभी भी अगला एक नहीं चेंज करवाता, क्योंकि वो डिजाइन चेंज हो जाती है, उनके थोड़ी सी कोडिंग वोडिंग चेंज हो जाती है, इसलिए दूसरी को है ना अगला जबरदस्ती करके फोड़ देता है। तो जब भी ऐसा कभी मौका मिले ना तो दूसरी तुम फोड़ के देखना, तब वहां गैस निकले तो वो क्या बतानी है आपको,
जेनॉन गैस बतानी है। लास्ट हेडिंग लगाओ रे, रेडॉन। रेडॉन लिख देना। यह गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। थर्ड लाइन लिखो आप पहले, नॉट इन एनवायरमेंट। यह गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यह पृथ्वी की परत के अंदर पाई जाती है। यह गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, यह पृथ्वी की परत के अंदर पाई जाती है। पृथ्वी की परत, सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परत के अंदर पाई जाती है। इस लाइन को स्टार लगा लो रे। ये क्वेश्चन अब तक 2 या 3 बार आ चुका है, तो ये याद रखना। एकमात्र ऐसी गैसों में आप किसी में चली जाओ, देखो रे बोलते क्या है इसको, गैस बोलते हैं, तो कहाँ पाई जानी चाहिए थी, एनवायरमेंट में। लेकिन एनवायरमेंट में कहीं दूर दूर तक नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भूकंप आता है ना, तब यही गैस मुक्त होती है। इसी के द्वारा वो जीव जंतु नहीं होते, ठीक है, उनको पहले ही पता महसूस हो जाता है कि क्या आएगा रे, अब भूकंप आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख देना। यह यूरेनियम को तोड़ने पर निर्मित होती है। यूरेनियम, यह यूरेनियम को तोड़ने पर निर्मित होती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक यूरेनियम। यह यूरेनियम को तोड़ने पर निर्मित होती है। अब एक बात दिमाग लगाओ रे, यदि ये यूरेनियम को तोड़ने पर निर्मित हो रही है तो नॉर्मल गैस तो नहीं है, रेडियो एक्टिव है। क्योंकि भाई यूरेनियम से बन रही है, तो यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी कौन सी गैस होगी आपकी, रेडियो एक्टिव गैस होगी। तो लिख दो, यह रेडियोधर्मी गैस है। और रेडियोधर्मी गैस है तो कहां काम में लेंगे रे इसको। एक ऐसा रोग है जिसमें लगभग रेडियो एक्टिव तत्व काम में लिए जाते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम को छोड़कर। कैंसर। कैंसर की कोशिकाओं की एक खासियत होती है, वो जो रेडियोधर्मी तत्व होती है उनको क्या कर लेती है रे, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, इसी कारण उनको देखो, जब भी कोई गांठ होती है ना, तो ध्यान रखना, आप जब भी यदि किसी के फेफड़े में या कोई कैंसर वैंसर हो जाता है, तो डॉक्टर उसके आकार या उसकी जगह का पता करने के लिए कि आपकी बॉडी के किस पार्ट में हो रखी है, कहाँ हो रखी है और कहाँ तक फैल गई, ठीक है, इसका पता करने के लिए क्या करता है, जाते एक लिक्विड पिलाता है रे वो, एक्सरे करने से पहले। ठीक है, जो लिक्विड पिलाया जाता है उसमें क्या पाए जाते हैं, कोई ना कोई आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाएगा, चाहे वो आपको आयोडीन 131 ही मिले। आयोडीन 131 का उपयोग कौन से उपचार में करते हैं, गेंगा या गलगंड या ग्वाइटर रोग। ठीक है, वो भी एक तरीका है, क्या है, कैंसर ही है। ठीक है, देखो एक बात हूं आपको, यदि असीमित कोशिकाओं का निर्माण हो गया है जहां कोशिकाओं का निर्माण नहीं होना चाहिए था, यदि वहां कोशिकाएं बन चुकी हैं, एक्स्ट्रा कोशिकाएं बन चुकी हैं, वो किसका कारण बन जाएंगे, लास्ट में कैंसर का कारण बन जाएंगे। वो अपनी फर्स्ट स्टेज में ना बने कैंसर का कारण, यदि आप गले का उपचार नहीं कराओगे ना गलगंड का, तो आपके गले की हालत ऐसी हो जाएगी कि आप बोलो छोड़ो कि आप थूक नहीं गिट पाओगे। यदि गलगंड या ग्वाइटर रोग की कंडीशन होती है, यदि आप कोई फोटो देखना, आज गूगल पे सर्च करने, ग्वाइटर रोग की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है। तो कुछ रोग ऐसे हैं जैसे हाथी पांव है, एलिफेंट पाथ रोग सुना होगा ना आपने, जिसमें पांव फूल जाता है, हाथी के आकार का हो जाता है। यदि इन रोगों का सही टाइम पे इलाज नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये रोग लास्ट में इतना विकराल रूप धारण करते हैं कि आदमी ये सोचता है कि कैसे ना कैसे करके है ना मौत आ जाए बस, लेकिन मौत आती नहीं है। और अपने भारत में ये अथॉरिटी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि किसी बीमारी से परेशान हो रहा हो, ठीक है, और जिसका इलाज अब नहीं है, ठीक है, जिसका इलाज अब किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी मौत की अनुमति नहीं देता। क्योंकि जीने का अधिकार आपका कौन सा अधिकार है रे, मौलिक अधिकार है। आपको मारने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने भी जो एलिमेंट होते हैं,
यानी जो अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उनका उपयोग लगभग किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार में। तो इसका उपयोग लिख दो कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में अगला पॉइंट लिखो, ज्वालामुखी या भूकंप के आने से, ज्वालामुखी या भूकंप के आने से पृथ्वी से रेडोन गैस मुक्त होती है, पृथ्वी से रेडोन गैस मुक्त होती है। इस लाइन को 7 स्टार लगा दो रे। ज्वालामुखी या भूकंप के आने से पृथ्वी से रेडोन गैस मुक्त होती है। इस लाइन को 7 स्टार लगा देना। अब तक कम से कम ये मान लेना कि आपके एसएससी के द्वारा 10 बार पूछ ली गई है। देखो आपके होता क्या है, आपको भूकंप के लिए यंत्र पूछ ले, मीटर पूछ ले, आपको सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर दोनों याद हैं, आप बढ़िया सही तरीके से उस क्वेश्चन को करके आ जाते हो। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है ना कि भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह से या भूकंप के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तब आपके पहले तो ये जमी नहीं होती कि गैस मुक्त होती है, ठीक है। और मेरे जैसा कोई टीचर बैठा रहा तो फोर्थ ऑप्शन क्या देगा रे, नन ऑफ दीज। जहां तुम्हारा दिमाग जाए क्या हो जाएगा, खराब, बोले अब तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना भूकंप या ज्वालामुखी के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, सदैव की सदैव रेडोन। रेडोन की एक कंडीशन और होती है रे, यदि रेडोन डायरेक्ट विदाउट किसी सेफ्टी के अलावा, यानी आपने सेफ्टी यूज नहीं की, तो यदि रेडोन आपके शरीर के टच हो गई है तो आपको फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा रे। यदि यदि डायरेक्ट रेडोन आपकी बॉडी को क्या हो गई है, टच हो गई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। तो लिखो, लिख देना रेडोन सीधे संपर्क में, रेडोन सीधे संपर्क में आने से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। रेडोन सीधे संपर्क में आने से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। देखो रे, या तो आप इसको किससे बना सकते हो, यूरेनियम से बना सकते हो, ठीक है, या एक जगह और है जहां से अपन इस रेडोन को बना सकते हैं, वो कौन सा है रे, रेडियम तत्व है। रेडियम तत्व से यदि आपने कौन सा पार्टिकल निकाल दोगे, एल्फा कण, एल्फा कण का डीके कर दोगे, एल्फा कण का एक पार्टिकल निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडोन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो एक लास्ट पॉइंट और लिख दो पी ब्लॉक का, लिख देना रेडोन, रेडोन रेडियम के, रेडोन रेडियम के अल्फा 6 अल्फा डीके, अल्फा 6 से प्राप्त होती है। हेडिंग लगाओ रे डी ब्लॉक। अब एक बार इधर सुन लो रे, इधर कौन आया था आपका, एस, ठीक है। इसमें पहले वाली कौन सी थी, क्षार धातुएं, ये कौन सी थी, क्षार मृदा धातुएं। इनको क्षार धातुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जलीय विलीन में क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती है, और वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय है, ठीक है। बनाती तो ये भी हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन ये जलीय विलीन में नहीं, कहाँ बनाती हैं रे, मिट्टी के अंदर बनाती हैं। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातुएं। इसकी पहले वाले की ट्रिक क्या थी रे, हैं, हेलिना की रब से फरियाद। दूसरी कौन सी थी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। अब
ये अब जो ये नीचे से 3 लाइनें सोई हुई हैं, ठीक है, ये कौन सा तत्व आ गया आपके, डी ब्लॉक, जिनकी बात अपन अब करेंगे। इसको अपन ने यहां से लेके यहां तक पढ़ लिया है पूरे को। यहां से नंबर कितना था, 13, और ये कौन सी नंबरिंग थी रे, 18, ठीक है। 18 भी आप पढ़ के आए हो। ये कौन सी है आपकी, अक्रिय गैसें, ठीक है, हीना, नगीना और करीना के अक्षरे रंगीन, इसका यही ट्रिक थी। इसके बाद में आगे वाला कौन सा परिवार है रे, फ्लोरीन वाला, इसको कौन सा परिवार कहते हैं, हेलोजन। हेलोजन क्यों कहते हैं रे इनको, हेलोजन क्यों कहते हैं रे, हैं? अब मेरे को क्या पता, तुम बताओ। कंफर्म हो गया, लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं रे, लवण का निर्माण करते हैं। जो जो तत्व लवण का निर्माण करते हो क्या कहलाते हैं रे, हेलोजन। क्या सारे के सारे हेलोजन है या ऊपर वाले चारों, ऊपर वाले 4। इसके बाद में कौन से हैं, ऑक्सीजन वाला परिवार, इनको क्या कहते हैं रे, चालकोजंस। चालकोजंस क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनके एसिड में क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जिनके एक्स में ऑक्साइड और सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है वो किस में शामिल होते हैं, चालकोजंस में। क्या चालकोजंस भी सारे के सारे हैं, ऊपर वाले 4, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी रे, फिर कल बाहर आई आंटी, और इसकी ऑक्सीजन वाले की ओल्ड स्टाइल से टिपो या चा पियो, ठीक है। इसके बाद में कौन सा था, नाइट्रोजन वाला, ठीक है। इसको कोई, इसका कोई नाम दिया था अपन ने या नहीं दिया था, नाइट्रोजन परिवार ही बोलते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या थी अपने लिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब भिखारी। इसके बाद में कार्बन वाला, कहे शिव जी सुनो पार्वती। बोरोन वाला, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक कंप्लीट, ठीक है। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे शुरू होता है रे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता हो, एस में, वो सारे किस में शामिल हो जाएंगे, एस ब्लॉक में। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता हो, पी ब्लॉक में, वो सारे किस में शामिल हो जाएंगे रे, पी में। यहाँ क्या आएगा, P1, इसमें P2, इसमें P3, P4, P5 एंड P6, ठीक है। ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे रे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें पहले 1 नंबर से कौन शुरू होता है, एस, 2 नंबर से पी, 3 नंबर से डी और 4 नंबर से एफ। यहां सिर्फ आप 1s2 बोलते हो, कभी भी 2s2 नहीं, मैंने कभी भी 1p2 नहीं बोला ना, पी कभी नहीं लेके आया था ना मैं, क्योंकि पी की शुरुआत ही कहां से होती है रे, 2 नंबर से, ठीक है। ये आपको कौन बताएगा रे, याद है कि स्मॉल एम आया था, एक एल आया था, याद है कि द्विगुणित क्वांटम संख्याएं, जो क्वांटम संख्याएं हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपका जो ये उपकोष है, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष में कौन से का नंबरिंग कहां से शुरू होगी, ठीक है। तो ये आपकी एक नंबर से कौन शुरू होता है, एस, 2 नंबर से पी। जो ही आप 3 नंबर का एस शुरू करोगे तो साथ में कौन शुरू हो जाएगा, डी, और जो ही 4 नंबर का एस शुरू होगा तो चारे के चारे उपकोष आपके क्या हो जाएंगे रे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये पी की बात हो गई, ये एस की बात हो गई। अब आएगा आपका कौन, डी ब्लॉक तत्व है। इनको सबको क्या बोलते थे, अलग अलग नाम थे, इनके वर्ग वाइज नाम थे, ठीक है। इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था। इनको सबको एक साल के साथ क्या बोलते हैं रे, संक्रमणशील धातुएं। ये साथ की साथ ट्रांस धातुएं सारी की सारी। कारण क्या है रे, ट्रांस धातुएं क्यों कहते हैं इनको संक्रमणशील धातुएं, डी ब्लॉक वालों को संक्रमणशील धातुएं क्यों कहते हैं। अरे मानो बाबू साइंस पढ़ के आए हो ना, जिनके साइंस मीडियम रहा है, जो साइंस स्ट्रीम पास करके आए 11th 12th, वो तो बता दो। इनको संक्रमणशील धातु क्यों कहते हैं, इनको ट्रांस धातु क्यों कहते हैं ना, ज्यादा क्रियाशील तो इससे ज्यादा क्रियाशील थोड़ी है, फ्लोरीन से ज्यादा क्रियाशील थोड़ी है। मैंने सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन लिखा है, फ्लोरीन।
सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे जल्दी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये तो फिर तो यहां बोलता, मैं इनको बोलता फिर तो। मैं साइंस वालों को भूल गया यार, एक बार ऊपर हाथ करो कौन कौन है। हाँ जाने, अपने तो साइंस से, तू तो बता, याद है? ये ऐसे ही रट रखा है कि संक्रमणशील बोलते हैं बस। जैसे ऐसे पहले ये रट रखे थे कि ये क्षार धातुएं और ये क्षार मृदा धातुएं क्यों है, नहीं पता। हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं, अक्रिय परिवार को नोबल गैस क्यों बोलते हैं, या उस तरीके से रट रखा है। देखो रे, कारण क्यों है, संक्रमणशील धातुएं क्यों बोलते हैं। इस डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक की कितनी श्रेणी है रे? 3 श्रेणी है। ठीक है, जैसे यहाँ आपके कितने हैं? 6 वर्ग थे पी ब्लॉक के। एस ब्लॉक के कितने वर्ग थे? 2। डी ब्लॉक में कितनी श्रेणी आएंगी? 3। और एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणी आएंगी? 2। ठीक है, अब देखो, जो इसकी ये 3 श्रेणियां हैं, इसका कोई भी तत्व उठा लो, कोई भी तत्व है जो डी ब्लॉक में शामिल होता हो, ठीक है, उनमें देखना कि डी ब्लॉक के बाद में आपको 2 कोष हमेशा खाली दिखेंगे। यहां से देखो, जो 3D आया, 3P खाली पड़ा है, 3P खाली पड़ा है ना, ठीक है। और जो 3P खाली पड़ा है, अब जो वापिस डी ब्लॉक आएगा, उससे पहले 4s2 भी तो खाली पड़ा है। उससे पहले कौन खाली पड़ा है? 4s2। तो आप किसी भी संकर डी ब्लॉक के तत्वों को उठा लो, ठीक है, उसके हमेशा आपको 2 कोष क्या मिलेंगे? खाली मिलेंगे। और जिन तत्वों के 2 कोष खाली मिलते हैं, वो कौन से तत्व कहलाते हैं रे? संक्रमणशील तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा इसकी एक कंडीशन और है संक्रमणशील होने की। आप कभी डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना रे, तो आपको डी ब्लॉक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो लिखोगे n-1 डी 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे? n s 1 से लेके 2 तक, ठीक है, यही लिखते हैं। अब कईयों के समझ में नहीं आ रहा को ये n कहां से आ गया, ठीक है। n के मान 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 से लेके कितने भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं मेरा अर्थ क्या हुआ, कि देखो ये शुरू कितने से होगा रे? 3 नंबर से, 3 नंबर से शुरू होगा ना। अब देखो, ये जो ये जब इसकी 4 नंबरिंग आएगी, किसके लिए? एस के लिए। जब मैं यहाँ 4 लिखूंगा, तब यहाँ क्या जाएगा? 4-1 बराबर कौन सी श्रेणी चालू हो जाएगी? 3D श्रेणी चालू हो जाएगी। अब देखो, जो पहला तो आएगा उसके उसमें डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। अब देखो ये एस है ना, एस पहले आ रहा है इससे, ये भर के आएगा, ठीक है। अब देखना 2-3 कंडीशन ऐसी आएंगी जहां इसका इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर जाएगा? डी में, अतिरिक्त स्थायित्व के लिए। ये बात आपको मैंने दो बात शब्द हमेशा बोले थे पहले, अर्धपुणित, याद है? जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, ये 2 ऐसी कंडीशनें हैं जो किसी भी तत्व को एक्स्ट्रा स्थायित्व स्टेबिलिटी देती हैं, याद है? ठीक है, अब मैं बताऊं होगा क्या। ये अर्धपूरित कब हो जाएगा? जिसमें जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 5, ठीक है। होता क्या है, जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही तो कम है, ये एस को कहेगा यार तू क्या कर रहा है, मेरे को दे दे, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जब डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे रे? 9। कितने आ जाएंगे? 9। 1 इलेक्ट्रॉन कम है पूर्ण पुरुष से, 1 इलेक्ट्रॉन उठाए किसका ले लेंगे? इसका, ठीक है। तब होगा क्या कि इसको वापिस से क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण पूरित हो जाएगा। तो पूर्ण पूरित होने के कारण इसको क्या मिल जाएगा? अतिरिक्त स्थायित्व है। तो संक्रमणशील धातुएं, ट्रांस मेटल बोलने का 2 ही कारण है। पहला कारण कि इनके 2 कोष क्या होते हैं? सदैव खाली होते हैं आगे वाले। इसके अलावा एक कारण कौन सा है कि ये अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या कर लेते हैं रे? आगे वाला 1 इलेक्ट्रॉन अपने को पास वापस ले लेते हैं, किसका? एस का, ठीक है। एक जगह तो ऐसी आती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसी के आधार पर इनके नामकरण चलते हैं रे। जैसे
इसका इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 3D में। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, 3D सीरीज। इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4D में, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, 4D सीरीज। और इसका तत्व कौन सी में जाएगा, अरे 5D में, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, 5D। ऐसे ही आपकी शुरू होंगे कौन सी, एफ वाली, एफ वाली यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो इसका पहला तत्व कौन सा होता है, लेंथेनाइड। ठीक है, तो लेंथेनाइड के जस्ट बाद में कौन शुरू होता है, एफ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है, लेंथेनाइड श्रेणी। और यहाँ पहला तत्व कौन सा आएगा, एक्टेनाइड। ठीक है, तो एक्टेनाइड के बाद जस्ट कौन शुरू हो जाएगी, एफ की श्रेणी शुरू होगी, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी, आपकी एक्टेनाइड श्रेणी। ये जो एफ वाले तत्वों का नामकरण है वो डी ब्लॉक के पहले तत्व के नामकरण के आधार पर किया हुआ है, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के आधार, पहले तत्व के आधार पर। तो 4D के पहला तत्व कौन सा होता है, लेंथेनाइड। ठीक है, तो लेंथेनाइड के आधार पर श्रेणी कौन सी श्रेणी हो जाएगी, एफ की लेंथेनाइड श्रेणी। और ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, आपकी एक्टेनाइड श्रेणी। इनको आपको याद ऐसे रखना है कि एक कौन सी श्रेणी है, पहले वाली 3D, दूसरी वाली 4D, और ये तो कौन सी श्रेणी है आपकी 5D। तीन श्रेणियां हैं जिसमें सबसे मेन कौन सी है आपके लिए, 3D। 3D के अलावा लास्ट वाले तीन यहाँ पे जो आते हैं जितने भी, जहाँ जिसमें कौन कौन आता है, प्लेटिनम आता है, ठीक है, पीबी आता है, ठीक है, एजी, एयू, ये जितने भी हैं आपके, इनके आपको परमाणु क्रमांक एनी टाइम आपके अंगुलियों पे होने चाहिए। ठीक है, तो डी ब्लॉक की पहली लाइन लिखो रे, लिख देना, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमणशील तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमणशील तत्व कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमणशील तत्व कहते हैं क्योंकि इन तत्वों के आगे के दो कोष लिख दिया गया रे, नहीं लिखा ना। एक छोटा सा काम कर देना, दो कोष से पहले एक शब्द जोड़ दो, अंतिम दो कोष, अंतिम दो कोष सदैव अपूर्ण रहते हैं, सदैव अपूर्ण रहते हैं। अगला पॉइंट, इन तत्वों को, इन तत्वों को एस, हाँ तू पंचायत मत किया कर पहले, ये पंचायत वाले काम तू बाद में किया कर। लिखो, इन तत्वों को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा जाता है। इन तत्वों को एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा जाता है। अगला पॉइंट, डी कक्षा, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक वाली संक्रमणशील धातुओं में, डी ब्लॉक वाली संक्रमणशील धातुओं में सदैव, डी ब्लॉक वाली संक्रमणशील धातुओं में सदैव इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। डी ब्लॉक वाली संक्रमणशील धातुओं में सदैव इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखना रे, आप डी ब्लॉक की जितने भी धातुएं उठाओगे ना, उनकी वैलेंसी सदैव आपको किस में मिलेगी, प्लस में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो तो किस में चला जाता है, माइनस में, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है
वो किस में चला जाता है, अरे प्लस में। तो आपका अगला ये बोल सकता है कथन के तौर पर, क्या डी ब्लॉक की धातुएं सदैव धनायन का निर्माण करती हैं? तो सदैव किसका निर्माण करेंगे रे? धनायन का ही निर्माण करेंगे। जिनको इन चीजों में कंफ्यूजन होता हो वो कोष्टक में इस लाइन के लिख देना, धनायन पॉजिटिव। ठीक है, अगला लिखो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2, जहां n बराबर 1 2 3, इसको 2 मत कर देना रे, सीधा ns2 मत लिख देना, क्योंकि ns2 की पालना यहाँ नहीं होगी। बहुत सी स्थितियां ऐसी आएंगी जहां इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसीलिए मैं इसको 1 से लेके 2 लिख रहा हूं, बाकी ये पहले ही फिल होके आ गया है पीछे से। अगला पॉइंट, लिख देना डी ब्लॉक के तत्वों डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में 3 श्रेणियां शामिल है। डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में 3 श्रेणियां शामिल हैं, जिनका नामकरण डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में 3 श्रेणियां शामिल हैं, जिनका नामकरण अंतिम जिनका नामकरण अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक ऑर्बिट किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है उस आधार पर किया जाता है। किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है उस आधार पर किया जाता है। अब तुम्हारी ये लाइन है ना, मेरे हिसाब से ऊपर गई गई ना, हाँ गई। कारण है क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे कौन? पीरियोडिक टेबल पढ़ोया कौन? मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी ना, मैंने पहले कहा था ब्लॉक तभी समझ में आएंगे सही तरीके से जब आप पीरियोडिक टेबल को दिमाग में लेके चलोगे। पीरियोडिक टेबल में मैंने बात की थी कि के एल एम ऑन एन, ये क्या है आपके कोस, ये क्या है रे आपके कोस है, ये सेल है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपके पास उपकोष इन्हीं में शामिल होंगे, 4 उपकोष ही होंगे, चाहे वो के हो, चाहे वो एल के हो, चाहे वो एम के हो, एन के हो, लेकिन उपकोष सदैव होंगे कितने? 4। ठीक है, ये आपके सब सेल हो गई। अब ये आगे किस में प्रवेश करते हैं? जैसे 1s है, 2s है, 3s है, या 2p है, 3p है, ये क्या है रे? कक्षक है, ऑर्बिट है। ये क्या आपके अब ऑर्बिट कक्षक है। ठीक है, और जैसे 3d है, 4d है, ये सदैव क्या होते हैं? आपके कक्षक होते हैं। तो इनको ऐसे अलग अलग रखा करो। ये क्या है? सारे के सारे आपके लिए कोष। कोष की जब भी बात करें आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? के एल एम एन। ठीक है, बोर मॉडल आना चाहिए आपके दिमाग में। बोर ने दिया था ये संकल्पना कि ऊर्जा के स्तर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सी पाई जाती हैं? उपकोष। उपकोष में कितने आते हैं आपके? 4, एस पी डी और एफ। और इन्हीं को यदि आप नंबरिंग के आधार पर ले आओगे तो एस की नंबरिंग कहाँ शुरू होती है? 1 से, पी की नंबरिंग 2 से, डी की नंबरिंग 3 से, और एफ की नंबरिंग 4 से। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके ऑर्बिट कक्षक। तो अब आपका देखो रे, यदि 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी। यदि 4D में जा रहा है तो 4D श्रेणी, और यदि 5D में जा रहा है तो 5D श्रेणी। ठीक है, तो इनकी बात आगे करेंगे अपन कल।